आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है जीवन के विभिन्न आयाम, उसका जो है क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यदि आप इस क्लास से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और इतिहास सीखना चाहते हैं, इतिहास को समझते हुए सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सवाल जो है हमको सॉल्व करना है। पहले सवाल के अंतर्गत दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न सवाल है और उसके बाद जो है 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, उसमें से कोई एक ऑप्शन जो सही है उसको हमको चूज करना है। क्वेश्चन क को देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि वेदों की जो संख्या है वो कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से, तो यहीं से हम इसको भी थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके देखते रहते हैं। वेदों की जो संख्या है वो कौन कौन सी है, तो पहला जो है ऋग्वेद, दूसरा जो है यजुर्वेद, तीसरा जो है सामवेद और चौथा जो है हमारा अथर्ववेद है। ये 4 नाम आप याद रखिए, आपको 4 नाम जो है याद होना चाहिए। वेदों की संख्या तो 4 है ही, लेकिन आपको नाम भी याद होना चाहिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। पुरुष सूक्त किस वेद में है। जैसे हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना तो उसका पार्ट वाइज करके दिया होता है। जैसे हम 6 क्लास की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कई चैप्टर दिया हुआ है, ठीक उसी तरीके से वेद जो है उसको भी कई पार्ट में बांट कर पढ़ा जाता है या सीखा जाता है। उसमें एक पार्ट है, हिस्सा दिया हुआ है जिसको हम पुरुष सूक्त कहते हैं। पूछ रहा है कि ये किस वेद का पार्ट है। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो जान जाइए कि ये जो है ऋग्वेद का एक पार्ट है। ये हिस्सा जो है पुरुष सूक्त एक ऋग्वेद का हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि आखिर इस पुरुष सूक्त में दिया हुआ क्या है। पुरुष सूक्त में क्या दिया हुआ है। ये जो है ऋग्वेद का हिस्सा है, यहां से तो हम सीख ही गए। इसी पुरुष सूक्त में क्या किया है, वर्णों की व्याख्या की गई है। वर्णों की व्याख्या की गई है। वर्ण क्या है कि ऋग्वैदिक समय में आर्यों द्वारा क्या किया गया था, एक वर्ण व्यवस्था बनाया गया था। यानी कि समाज को 4 भागों में बांटकर एक वर्ण व्यवस्था बनाया गया था। उसी वर्ण व्यवस्था की जो व्याख्या किया गया है, कहां किया गया है, पुरुष सूक्त में किया गया है। वर्ण की व्याख्या के अंतर्गत कौन से जो है वर्णों को बांटा गया है, तो सबसे पहले इस वर्ण में जो है ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद जो है क्षत्रिय आते हैं इस वर्ण में, उसके बाद जो है वैश्य आते हैं और लास्ट में जो है इस वर्ण व्यवस्था में शूद्र आते हैं। इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि समाज को जो है 4 भागों में बांट गया। समाज के जो लोग हैं उनको जो है 4 भागों में बांट दिया गया। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य है। ब्राह्मण जो होता था इनमें समाज में सबसे ज्यादा सम्मानित होता था। क्षत्रिय जो होता था उसका दर्जा जो है ब्राह्मण के नीचे है। वैश्य जो है उसका दर्जा जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे है। और शूद्र जो होता था, शूद्र का दर्जा जो है सबसे नीचे होता था और इसका सिर्फ एक ही काम था, ये जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है इनकी सेवा करना। मात्र एक काम जो है इनकी सेवा करना। चलिए जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से इसको भी एक्सप्लेन करके देखा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था। वैदिक काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग जो है क्या कहलाता है, एक भाग जो है ऋग्वैदिक काल कहलाता है, ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और दूसरा भाग जो है उत्तर वैदिक काल कहलाता है। यहां से इसको समझते हुए हम सीखते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल कहलाता है। हमको पढ़ना है ऋग्वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है। तो ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख पेशा था वो था कृषि। ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख पेशा था वो था पशुपालन। और यहीं से आप ये सीख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख पेशा था वो था कृषि। आपको यहां से 4 चीजें सीखने को मिली। ऑप्शन एक ही दिया था ऋग्वैदिक काल। तो सबसे पहले हम वैदिक काल को जो है 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
उसको भी देखें कि ऋग वैदिक काल में जो है पशुपालन जो है मुख्य पेशा था, और उत्तर वैदिक काल में जो है बाद में चलकर कृषि जो है मुख्य पेशा हो गया। अब जो है यानी कि ऋग वैदिक काल का जो आंसर हमारा क्या है, पशुपालन होगा। अब हमारा जो है चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनाम गांव किस राज्य में स्थित है। तो ये जान लीजिए कि इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अब क्या करते हैं, इनाम गांव के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें ये सारा चीज जो है एक्सप्लेन किया गया है, तो इसी वीडियो के लिंक में जो है दे दिया गया है और वहां पे उसको समझाया गया है। खैर हम देखते हैं इनाम गांव जो है महाराष्ट्र का एक एरिया है, क्षेत्र है। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक क्या हुआ था, वैदिक सभ्यता का विकास हो रहा था। यानी कि ये काल जो है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। ठीक ये इसी समय में महाराष्ट्र में एक नई सभ्यता का विकास हो रहा था। उसी के पैरेलल समानांतर जो है वैदिक सभ्यता के समय में ही एक दूसरी सभ्यता जो थी महाराष्ट्र के इनाम गांव में प्रमाण मिला है, वहां पे जो है इसका विकास हो रहा था। कौन सी सभ्यता थी, तो हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता जो है इस क्षेत्र से हमको देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ जो है तांबा पाया जाता था और तांबा के औजार भी बनाए जाते थे और पत्थरों के औजार भी बनाए। ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर। तो ठीक जो है ऋग वैदिक सभ्यता जो थी उसका समकालीन ही उसी समय में एक दूसरी सभ्यता भी पैरेलल महाराष्ट्र के क्षेत्र में चल रहा था। वो सभ्यता जो था ताम्रपाषाण सभ्यता कहलाता है, जो इनाम गांव के महाराष्ट्र के इनाम गांव क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत जो है हम सवाल सॉल्व कर लिए। अब करते क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम सवाल नंबर 2 को करते हैं, जिसके अंतर्गत जो है हमें खाली स्थानों को भरना है। जो खाली स्थान है उसको भरना है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम पहले सवाल की तरह ही क्या करेंगे, सिर्फ भरेंगे नहीं बल्कि उसके से रिलेटेड जो और भी चीजें सीखने वाली है उसको भी सीखेंगे। यदि आपको लगता है कि यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि इतिहास जो है सीख सकते हैं, कुछ समझते हुए सीख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। खाली स्थानों को भरें। पहला जो दिया हुआ है कि आर्यों का विस्तार बिहार के नदी तक था, तो हमारा उत्तर होगा बिहार के गंडक नदी तक था। अब जो है हम इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये सवाल जो है कैसे गंडक नदी तक आया है। तो सबसे पहले जो है जो आर्य थे वो सप्त संधव जो क्षेत्र है सबसे पहले, यानी कि ऋग वैदिक काल में, कब, ऋग वैदिक काल में आर्य जो थे सप्त सैंधव क्षेत्र में थे। यानी कि आज का वर्तमान का जो पंजाब का इलाका है, और ये पंजाब जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पड़ता है, इस पंजाब का इलाका जो है वो सप्त सैंधव कहलाता है। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है गंगा और यमुना के दोआब तक आ गए। गंगा और यमुना के दोआब तक आ गए उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद प्रमाण क्या मिलता है कि ये आर्य जो है उससे आगे बढ़ते हुए पूर्व में बिहार के वर्तमान जो है गंडक नदी के किनारे तक आ गए। यानी कि आप देख सकते हैं कि आर्य जो थे सबसे पहले सप्त संधव वाले क्षेत्र में थे, यानी कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन क्षेत्र में थे। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में ये गंगा यमुना के दोआब में आ गए और फिर आगे चलकर जो है ये बिहार के गंडक नदी के किनारे तक पहुंच गए। यानी कि उनका विस्तार जो था बिहार के गंडक नदी के किनारे तक था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। दिया है सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग वेद है। इसका समय जो है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर, ऋग वेद का समय जो है हम कह सकते हैं ऋग वेद, इसका जो समय है वो 1500 से ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में है। और बाकी जो वेद है
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वो 1000 से लेके 500 ईस्वी पूर्व के बीच में के हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। चलिए यह भी हम बना लिए। अब जो है हम नेक्स्ट सवाल करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य अनाज पैदा करते थे। सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनका पेशा क्या था। तो ऋग्वैदिक आर्य का पेशा जो था वो पशुपालन था। पहला चीज, ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्य पेशा जो था पशुपालन था। लेकिन एक अनाज जो है जिसे यौ कहते हैं और उससे हम जौ के नाम से जानते हैं, इसकी खेती जो है आर्य करते थे। क्योंकि आर्य जो पशुपालन करते थे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, यानी कि वो घुमंतु टाइप के थे, इसलिए वो कृषि नहीं कर पाते। लेकिन अगर कृषि करते भी या करते हुए उनके प्रमाण मिलते हैं तो यौ और जौ का मिलता है। क्यों? क्योंकि जौ जो है कम समय में पककर तैयार हो जाता है, इसलिए अपने सुविधा अनुसार जो है वो यौ या उसी को जो हम जौ बोलते हैं इस अनाज का जो है वो पैदा करते थे। सामान्यतः याद रखना है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य जो थे सामान्यतः पशुपालन करते थे, कृषि नहीं करते थे। लेकिन अगर एक अनाज का नाम लेना हो तो हम कह सकते हैं कि वो यौ या जौ की खेती करते थे। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ, इनाम गांव बस्ती है। इससे पहले जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया कि इनाम गांव एक ताम्रपाषाण बस्ती है जिसका विकास जो है वैदिक कालीन सभ्यता के समकक्ष ही समकालीन ही महाराष्ट्र के क्षेत्र में हो रहा था। और यहाँ से तांबा और पाषाण के औजार जो है, पत्थर के औजार जो है देखने को मिला है। तो वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इनाम गांव क्या है? एक ताम्रपाषाण बस्ती है, ताम्रपाषाण बस्ती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वैदिक कबीले के प्रधान को राजा कहा जाता था। वैदिक कबीले के प्रधान को राजा कहा जाता था। अब इस राजा का आप मतलब भी समझ लीजिए। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वैदिक काल के कबीले के जो प्रधान होते थे उन्हें राजा कहते थे। और ये राजा जो थे आज के वर्तमान के जो राजा हैं जिनके बारे में हम जानते हैं समझते हैं, जिनकी अपनी जो है महल होता है, जिनकी अपनी राजधानी होती है, जिनकी अपनी सेना होती है, जिनकी अपनी एक जनता होती है, ये उस तरीके के राजा नहीं थे। बल्कि ये कैसे राजा थे कि जरूरत के हिसाब से उस क्षेत्र में रहने वाले लोग आम सहमति से, राय से करते क्या थे कि एक नेता को चुनते थे, एक मुखिया को चुनते थे, एक सरदार को चुनते थे ताकि वो उनकी रक्षा कर सके, ताकि वो उनका नेतृत्व कर सके। सिर्फ इतना के लिए जो है एक प्रमुख को चुना जाता था और वही प्रमुख जो उस कबीले का होता था राजा कहा जाता था। ना ही इसके पास अपना महल होता था, ना ही ये टैक्स वसूलता था, ना ही इसकी राजधानी होती थी, ना ही इसके पास अपना सेना होता था। ये मात्र जो है उस कबीले का एक प्रधान होता था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत क्या करना है कि उत्तर जो है हाँ या ना में हमको देना है। चलिए तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क, ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे। उससे भी पहले यदि आप अब तक जो है वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सबसे पहले क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए जो है मैंने बहुत मेहनत किया है, आपके लिए जो है मैंने देखा कि YouTube प्लेटफॉर्म पे जो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए कोई जो है गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट जो है अब तक नहीं दिखा। उसको मद्देनजर ध्यान देते हुए कि बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण वीडियो अपलोड किया जा सके, यानी कि उनको उपलब्ध कराया जा सके, उस उद्देश्य से मेरे द्वारा जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप भी जो है चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको जरूर हिस्ट्री जो है सीखने को मिल रहा है, कुछ नए तरीके से जो है आप हिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी जो है आप चैनल को सब्सक्राइब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क में हमसे क्या पूछता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन करते थे,
तो ये जवाब जो है हाँ है। हमने भरने वाले जो खाली स्थान रिक्त का स्थान करना था उसमें भी इस तरीके का सवाल दिया हुआ था कि ऋग वैदिक आर्य जो थे वो पशुपालन करते थे। तो आर्य जो थे दो प्रकार के थे, या समय के हिसाब से जो है एक ऋग वैदिक आर्य थे और एक जो है उत्तर वैदिक आर्य थे। आप ये ना समझिए कि दोनों जो है एक तरीके से एक ही समय में नहीं, एक ही समय में नहीं, ये समय का हेर फेर है। इसमें जो है 1000 से 15,000 से लेकर 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय है और उत्तर वैदिक काल में 1000 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व का समय है। बस समय का फेर है। आर्य वही है, एक जो है ऋग वैदिक आर्य कहलाएंगे जो इस समय में रहते थे और एक जो है उत्तर वैदिक आर्य कहलाएंगे जो इस काल में रहते थे। ऋग वैदिक आर्य जो है ये पशुपालन करते थे, इनका मुख्य पेशा जो था पशुपालन करना था, जबकि उत्तर वैदिक आर्य जो थे आगे चलकर क्या किए, कृषि को जो है अपना मुख्य पेशा बना लिए और एक जगह रहकर अस्थायी जीवन जीने लगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऋग वैदिक आर्य जो है पशुपालन करते थे, तो ऋग वैदिक आर्य जो है पशुपालन करते थे। चलिए अब हम जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ख में क्या दिया हुआ है कि आर्यों के जीवन में गाय एवं घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था। सही बात है, गाय और घोड़ा वैदिक सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण दो जानवरों में से एक है। गाय तो इतना महत्वपूर्ण था कि गाय अगर आपके पास है, गाय की संख्या आपके पास अधिक है तो उस समय में आप धनी माने जाते थे। यहां तक कि गाय की लूटपाट के लिए, यानी गाय के लिए ही उस समय में युद्ध होता था, यानी कि मवेशियों के लिए ही उस समय में युद्ध होता था। मवेशी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ये चीज यहां से सही है कि आर्यों के जीवन में जो है गाय और घोड़े ये ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ज्यादातर युद्ध जो है उस टाइम में गाय के लिए ही होता था और जो राजा चुना जाता था आम सहमति से, उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या था, उन गायों की रक्षा करना। युद्ध में घोड़े का इस्तेमाल होता था, यह भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है इसको देखा था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कर देते थे, यहाँ पे था। तो आर्य लोग क्या है, तमिलनाडु तक विस्तृत था। तमिलनाडु तक नहीं था, गंडक का जो क्षेत्र है, बिहार का एक नदी है, बिहार में जो बहती है गंडक नदी, वहां तक जो था आर्य का विस्तार था, यानी कि आर्य लोग रहते थे। वैदिक आर्य जो है इन क्षेत्रों तक रहते थे। पहले जो है सप्त सैंधव एरिया में रहते थे, उसके बाद जो है आगे बढ़ के पूर्व की तरफ वो गंगा और यमुना नदी के दोआब में गए, फिर उसके आगे चलकर वो लास्ट में बिहार के गंडक नदी तक पहुंच गए। तो वैदिक क्षेत्र तमिलनाडु तक विस्तृत था, तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु तक नहीं था, बिहार के गंडक नदी तक था। घ, आर्य लोग नगरों में निवास करते थे। तो एक चीज समझ लेना है कि वैदिक कालीन सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, न कि एक शहरी सभ्यता थी। तो ये भी जो है गलत है। नहीं, आर्य लोग नगरों में निवास करते थे, नहीं, आर्य लोग जो है नगरों में निवास नहीं करते थे। इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़े थे कि प्रथम शहरी प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। वो जो था एक नगरीय सभ्यता था, लेकिन ऋग वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता है। इसलिए ये ऋग वैदिक क्या है, एक ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता, न कि नगरीय। इनाम गांव के लोग मृतकों को जला देते थे। ये क्वेश्चन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव के बारे में अभी जो है इसी क्लास के अंतर्गत अब पढ़ते हैं, मृतकों को जला देते थे। ये दो वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इनाम गांव जो सभ्यता था, जो ऋग वैदिक या वैदिक सभ्यता के ही समकालीन था, उसी समय का था, लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में जो है इस सभ्यता का विकास हुआ था। महाराष्ट्र के इनाम गांव में जो है इसके प्रमाण मिलते हैं। उस समय में क्या होता था कि मृतकों को, आर्य लोग मृतकों को क्या किया जाता था
कि मकान के अंदर आंगन में जो है उनको दफन किया जाता था और उनके तरफ जो है क्या किया जाता, उनके चारों तरफ जो है बड़े बड़े पत्थर जो है रख दिए जाते थे। इसके अंतर्गत जलाया नहीं जाता था। सामान्यतः जो है इनके साथ, मृतकों के साथ एक मिट्टी के बर्तन भी रख दिया जाता था जिसमें खाना वगैरह रखा जाता था। कहीं कहीं तो इनाम गांव में मृतकों के साथ जो है गहने, औजार, हथियार, ये सारे चीज भी देखने को मिलते हैं। तो वहां पे क्या किया जाता था, मृतकों को आंगन में ही दफना दिया जाता था या दफनाने के बाद क्या किया जाता था, चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर को रख दिया जाता था, न कि उनको जलाया जाता था। तो ये भी जो है हमारा उत्तर जो है नहीं होगा। एक बार और देखते हैं कि ऋग वैदिक आर्य पशुपालन करते थे। हाँ सही है, ऋग वैदिक आर्यगण पशुपालन करते थे। आर्यों के जीवन में गाय एवं घोड़े का महत्वपूर्ण स्थान था। सही है। हाँ, वैदिक क्षेत्र जो है तमिलनाडु तक विस्तृत था। नहीं, गंडक नदी तक था, बिहार तक। आर्य लोग नगरों में निवास करते थे। नहीं, यह भी गलत है। आर्य लोग जो है ग्रामीण सभ्यता के अंतर्गत थे, यानी कि ग्रामों में ये निवास करते थे। इनाम गांव के लोग मृतकों को जला देते थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है, मृतकों को नहीं जलाते थे, बल्कि मृतकों को क्या करते थे, या तो अपने आंगन में ही दफना देते थे या जहां उनको दफनाया जाता था बड़े बड़े पत्थरों से जो है उनको घेर दिया जाता था। ये जो है इनाम गांव की खास विशेषता है, यानी कि ये भी उत्तर जो है नहीं है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि उसके अंतर्गत जो है हमको कौन सी सवाल जो है सॉल्व करना है। अब जो है हम इस चैप्टर के नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि वेदों के नाम लिखे। तो वेदों के नाम में हम सबको पता है कि वेद जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। मैंने पहले भी इसको बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जो है हमने इसको सॉल्व किया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे उसके अंतर्गत भी। तो वेदों के नाम लिखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब जो है हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि आर्य लोग भारत के किन क्षेत्रों में निवास करते थे। तो अगर आप इसको और बेहतर तरीका से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इस क्लास का लिंक दिया हुआ है, जहां इसको मैंने काफ़ी विस्तार से समझाया है। आप चाहें तो वहां से भी जाकर इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ भी क्या करते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। किन क्षेत्रों में निवास करते थे, तो ऋग्वैदिक आर्य जो थे, ऋग्वैदिक आर्य, और एक कहलाएंगे उत्तर वैदिक आर्य, उत्तर वैदिक आर्य। ऋग्वैदिक आर्य वो आर्य हैं जो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में आते हैं, और उत्तर वैदिक आर्य वो लोग हैं जो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व के बीच में आते हैं। इसमें आर्य में अंतर नहीं है, बल्कि समय का अंतर है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक आर्य जो है रहते थे वो सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे, सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। ये सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा है, तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां, यानी कि सिंधु एक मुख्य नदी हो गई और उसकी जो सहायक नदियां थी उनका जो अपना क्षेत्र था वो क्षेत्र ही सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता था। और ये सप्त सैंधव क्षेत्र आज का, वर्तमान का पंजाब का इलाका है, यानी कि पंजाब का क्षेत्र है। और पंजाब का कौन सा क्षेत्र जो पाकिस्तान और भारत दोनों में पाया जाता है, वो क्षेत्र जो है आता है सप्त सैंधव के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन नदियों की जो क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में ये नदी बहती है वो क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि ये आर्य जो थे, यही आर्य जो थे आगे आकर उत्तर वैदिक काल में पूर्व की ओर बढ़ते हुए ये गंगा और यमुना नदी के दोआब में आ गए। गंगा और यमुना नदी के दोआब में आ गए। दोआब क्या होता है, दोआब वो क्षेत्र होता है कि दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है ना, वो दोआब कहलाता है। तो उत्तर वैदिक आर्य क्या किए कि सप्त सैंधव से आगे बढ़कर, पूर्व की ओर बढ़कर गंगा यमुना नदी के दोआब में आ गए। उसके बाद ये उससे भी आगे बढ़कर पूर्व की ओर बिहार का जो गंडक नदी है, बिहार राज्य का जो गंडक नदी है वहां तक जो आ गए। इस तरीके से
आर्यों का जो निवास स्थान था वो समय के हिसाब से बदलता रहा। पहले सप्त सिंधुओं में, जैसे समय गुजरा उत्तर वैदिक काल में वो गंगा यमुना नदी के दोआब में आ गए। उसके बाद जैसे ही कुछ और समय बीता तो पूरे गंगा घाटी के अंतर्गत पार करते हुए पूर्व की ओर चलते हुए गंडक नदी के किनारे तक, बिहार का जो गंडक नदी है उसके किनारे तक आ गए। तो आर्यों का निवास स्थान यानी कि आर्य जो है इन क्षेत्रों में अलग अलग समय में निवास करते थे। इसी तरीके से यदि आप इतिहास को समझते हुए सीखना चाहते हैं, एकदम से रटना नहीं चाहते, तो आपके पास मौका है, एक बढ़िया मौका है कि आप जो है इतिहास यहाँ से सीख सकते हैं। इसलिए अगर अब तक जो है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी जो है कोऑपरेट करें, सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें। अब जो है आज के चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लास्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज का उल्लेख करें, यानी कि उत्तर वैदिक कालीन जो था उस समाज के बारे में कुछ चीज़ें जो है आपको बतानी है। तो उस समाज की जो सबसे खास विशेषता है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसका जो है पेशा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर ये क्या करते थे, ये कृषि करते थे। ये लोग जो है कृषि करते थे। कृषि करने की वजह से हुआ क्या कि आर्य जो थे इससे पहले, कृषि करने से पहले आर्य पशुपालन करते थे, और पशुपालन करने की वजह से क्या हुआ कि ये एक जगह कभी रुक कर नहीं रहते थे, ये घुमंतु किस्म के लोग थे। लेकिन जब इन्होंने खेती करना शुरू किया तो खेती करने का परिणाम ये हुआ कि इनको जो है एक जगह पर रहना अनिवार्य हो गया। क्योंकि कृषि के अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं, बुआई से लेकर बुआई, कटाई, रुपाई, ओसाई यानी कि सिंचाई वगैरह भी आता है, जानवरों से बचाना भी होता है। तो इस तरीके से फसलों की देखभाल करनी होती है, और इन देखभाल करने के लिए इनको क्या हुआ कि एक जगह रहना पड़ा। एक जगह रहने की वजह से ये क्या हो गए, ये अस्थाई बस्तियों में रहने लगे। अस्थाई बस्तियों में रहने लगे यानी कि एक जगह रहने का मतलब ये हुआ किसी क्षेत्र विशेष में रहने लगे, और उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग जो है जन कहलाए, यानी कि उस कबीले, उस समूह के लोग जो है जन कहलाए। और यही जन जो है आगे जाकर जनपद कहलाया, यानी कि जब एक जन जो है दूसरे जन में मिल जाए तो एक बड़ा क्षेत्र बनाएगा जिसे जनपद कहते हैं। या एक जन जो है दूसरे जन को क्या करे, आक्रमण करके उसको अपने में मिला ले, तो भी जो है क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्र जो है बढ़ जाएगा और जनपद कहलाएगा। तो इस तरीके से हम देखें कि क्या हुआ कि अस्थाई यानी कृषि शुरू होने से मानव जो है अस्थायित्व की तरफ आगे बढ़े, और देख रहे हैं कि जन से जनपद, जनपद से महाजन पद बनेंगे आगे, और महाजन पद से एक बड़े बड़े राज्य जो है सामने आएंगे, और मगध जैसा साम्राज्य जो है एक सामने आएगा, जिसकी नींव जो है उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही रख दिया गया था। तो ये जो है कृषि जो है एक खास पेशा था उस क्षेत्र के अंतर्गत, और इसके जो है बड़े परिणाम जो है सामने आए। उत्तर वैदिक काल में ही क्या हुआ कि लौह का उपयोग शुरू हुआ, यानी कि लोहे का उपयोग जो है इसी काल में शुरू हुआ। लोहे के उपयोग होने से क्या हुआ कि इस काल में एक क्रांति से बदलाव आया, बहुत बड़ा क्रांति हुआ अगर हम कह सकते हैं। तो युद्ध की तकनीक जो है बदल गई, यानी कि अब जो है भाले, बर्छे, तीर वगैरह जो है ज़्यादा घातक हो गए। रथों को बनाने के लिए लोहे के प्रयोग से रथ जो है और ज़्यादा मजबूत बने। सबसे पहले तो लोहे का इस्तेमाल जो है युद्ध के लिए किया गया, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल जो है जन सामान्य के जो प्रयोग है उनके लिए भी किया गया, यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल किया गया। गाड़ी वगैरह बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है आगे किया जाने लगा। इससे समाज में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो ये भी लौह का उपयोग जो है, यानी लोहे का उपयोग जो है, इसी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। उत्तर वैदिक काल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काल में इस क्षेत्र के लोग, यानी किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों को क्या किया गया, लोगों को वर्गों में विभाजित कर दिया गया। लोगों को क्या किया गया, लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। वैसे 4 वर्गों में विभाजित करने का पहली बात तो हमको वैदिक काल में ही मिलता है,
ऋग वैदिक काल में ही मिलता है, लेकिन उस समय जो था ये अनिवार्य नहीं था और व्यवहारिक रूप में सामने नहीं आया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग जो थे उनको 4 भागों में बांट दिया गया और ये बांटना जो है काफी जटिल हो गया। अब इसके अंतर्गत जो है आप चेंज नहीं कर सकते थे। इन्हीं 4 वर्ग के लोगों को क्या कहा गया? वर्ण व्यवस्था कहा गया। वर्ण व्यवस्था कहा गया, यानी कि समाज को 4 भागों में बांटने की जो व्यवस्था थी उसी को वर्ण व्यवस्था कहते हैं। दरअसल ये व्यवस्था जो थी विशेषाधिकार पर आधारित थी। देखते हैं, इसमें से कोई समूह ऐसा था जिसके पास विशेषाधिकार था, कुछ समूह ऐसे थे जिनके पास कोई अधिकार नहीं होता था। तो वर्ण व्यवस्था में 4 भागों में लोगों को बांटा गया। पहले भाग में जो है ब्राह्मण कहलाए, दूसरा भाग क्षत्रिय कहलाया, तीसरा भाग वैश्य कहलाया और चौथा जो है शूद्र कहलाया। यानी कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया? उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जो है काफी जटिल हो गई। ब्राह्मण का काम जो है वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यहाँ तक कि यज्ञ करवाना, धार्मिक अनुष्ठान करवाना, और इसके लिए जो है इसको काफी उपहार वगैरह भी मिलता था ब्राह्मण को। क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय का काम जो है युद्ध करना था और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था, यानी कि बाहरी आक्रमण से जो है अपने जनता की जो है रक्षा करना था। इन चारों वर्णों में ब्राह्मण का जो है स्थान सबसे ऊंचा और सबसे सम्मानित था। उसके बाद जो स्थिति आती है सम्मान के रूप में वो क्षत्रिय के आता है, यानी क्षत्रिय जो है ब्राह्मण से कम सम्मानित था और ब्राह्मण और क्षत्रिय से वैश्य जो है कम सम्मानित था। वैश्य कौन लोग थे? तो वैश्य जो थे कृषक थे, पशुपालक थे और व्यवसायी लोग थे। इसके अंतर्गत जो लोग आते थे वो वैश्य कहलाते थे। समाज में इनका दर्जा जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण से कम था। इन दोनों को जो है यज्ञ करने का अधिकार था। खैर ब्राह्मण तो यज्ञ करवाता ही था, लेकिन शूद्र जो था, शूद्र का मात्र एक ही काम था, इसका एक ही अधिकार तो नहीं कहेंगे। शूद्र का काम जो था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी सेवा करना। इनको ना ही तो पूजा पाठ करने का अधिकार था, ना ही वेदों को पढ़ने का अधिकार था और ना ही यज्ञ करवाने का अधिकार था। तो इस तरीके से सबसे निम्न स्थिति में जो था वो कौन था? तो सबसे निम्न स्थिति में ये शूद्र था। महिलाओं की भी स्थिति इस काल में शूद्रों के समान ही थी। महिलाओं की स्थिति भी जो थी इस काल में शूद्रों के समान थी। महिलाओं को भी ना ही वेद पढ़ने का अधिकार था, ना ही यज्ञ कराने का अधिकार था। तो इस तरीके से ये सारी विशेषताएं जो है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की, यानी कि उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू।